हाँ जी, हेलो। हेलो डॉक्टर्स, आवाज आ रही है बेटा? आवाज आ रही है? ठीक है। तो बेटा पीरियोडिक टेबल के लेक्चर 1 में हमने कुछ एनर्जी सीक्वेंस ऑर्डर देखा था। कुछ एनर्जी सीक्वेंस ऑर्डर की फिलिंग सीक्वेंस ऑर्डर की बात की थी हम लोगों ने। इलेक्ट्रॉन को फिल करना देखा था, कहां पर कौन सा सबशेल एग्जिस्ट करेगा, कौन सा सबशेल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये सारी बातें हम लोगों ने देखी थी। ठीक है। तो आज अब लेक्चर 2 में बात कर रहे हैं कि उसी के अंदर और क्या गुंजाइश बन सकती है और कैसे कैसे गुंजाइश हो सकती है। आइए बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए जल्दी से जुड़ जाइए बेटा, जल्दी से जुड़ जाइए। हैंग नहीं हो रहा है? यस, ठीक है। अभी आवाज क्लियर आ रही है बेटा? आवाज क्लियर आ रही है? एक बार थंब रेज कर दीजिए। आवाज क्लियर आ रही है बेटा? थंब रेज कर दीजिए जल्दी से। आ रही बेटा आवाज? थंब रेज कर दीजिए एक बार। क्लियर है आवाज? कोई डिस्टर्बेंस नहीं है? ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आइए बेटा आगे बात करते हैं। देखो, तो आज पीरियोडिक टेबल के लेक्चर 2 में हम बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर देखिए क्या क्या बात हो सकती है। आइए बात करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब तो वॉइस आ रही है ना बेटा? ठीक है, वो पहले माइक बंद रह गया था इसलिए, बाकी वॉइस ठीक है, पुराने कमेंट से। ठीक है, कोई बात। आ जाओ। तो अब देखिए, सबसे पहले यहां पर देखिए, मैंने एक टेबल बनवाया था आपको लास्ट में, एक टेबल बनवाया था मैंने लास्ट में, जिसमें हमने एनर्जी ऑर्डर लिखा था, मैजिक नंबर लिखा था, पीरियड नेम लिखा था, शॉर्ट, शॉर्टेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गेस्ट, लाइक दिस, ये लिखा था। याद होगा आप लोगों को? ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं। तो मैं कुछ यहां पर वापस से पुरानी बात को एक छोटा सा रिवाइज करके और फिर आगे बढ़ता हूं। ठीक है, देखना बेटा, सिंपल सी बात है कि फर्स्ट पीरियड के अंदर, अगर मान लीजिए मैं पीरियड नंबर 1 की बात कर रहा हूं, ठीक है, और इसको हम वाइट से ही ले लेते हैं, ठीक रहेगा। ये ले, देखिए, अगर मैं यहां पर 1 की बात कर रहा हूं, फर्स्ट पीरियड की बात कर रहा हूं, तो फर्स्ट पीरियड के अंदर, सेकंड पीरियड के अंदर, थर्ड पीरियड के अंदर, फोर्थ के अंदर, 5 के अंदर, 6 के अंदर और 7 के अंदर। देखिए, टोटल पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड होते हैं। हाँ, कमेंट्स मेरे को मिल रहे हैं बेटा, कमेंट्स मेरे को मिल रहे हैं। कोई डाउट होगा तो बीच में मैं उठा लूंगा, वरना अपन चलने देंगे आगे। ठीक है, आइए। तो देखिए, 1 2 3 4 5 7, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 7 पीरियड्स है। पहले हमने हाइपोथेटिकल जी और एच की भी बात की थी, तो आप बात कर सकते हैं जी और एच की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आइए। तो देखिए बेटा ध्यान से, तो फर्स्ट पीरियड में बेटा 1s एग्जिस्ट करता है। जल्दी जल्दी देखते रहिएगा, है ना? जो मॉड्यूल अपडेट नहीं हुए हैं वो मिल जाएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब आइए। सेकंड शेल में आपका 2s और 2p एग्जिस्ट करता है। थर्ड शेल में आपका 3s एग्जिस्ट करेगा, 3p एग्जिस्ट करेगा, 3d एग्जिस्ट करेगा। पर आप जानते हैं कि 3f एग्जिस्ट नहीं करता है, यहां पर 2d एग्जिस्ट नहीं करता है। सही है बेटे बात? ठीक, चलिए फोर्थ पीरियड में देखिए, 4s एग्जिस्ट करेगा, 4p एग्जिस्ट करेगा, 4d एग्जिस्ट करेगा, 4f एग्जिस्ट करेगा, पर बेटा 4g एग्जिस्ट नहीं करता है। सही है बेटा? और आप सब लोग जानते हैं कि n और l की वैल्यू में से l की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब बादशाह जो है वो रानी से बड़ा होना चाहिए, बराबर नहीं चलेगा, l की वैल्यू छोटी नहीं चलेगी। ठीक, और L की वैल्यू आप लोग जानते हैं वो होती है 0 से लेकर n-1 तक। ये कल हम लोगों ने, मतलब प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इस बारे में बात की थी, तो आज मैं उसको थोड़ा सा समराइज करके और उसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। देखिए, अब फिफ्थ पीरियड की बात करें तो 5s एग्जिस्ट करेगा, 5p एग्जिस्ट करेगा, 5d एग्जिस्ट करेगा, 5f एग्जिस्ट करेगा और 5g एग्जिस्ट करेगा, पर बेटे 5h एग्जिस्ट नहीं करेगा। सही है बात? ठीक, अब देखिए, अब इसके बाद अगर मैं 6 पीरियड में बात करूं तो 6s आएगा, 6p आएगा, 6d आएगा, 6f आएगा, 6g आएगा और 6h आएगा। सही है? ठीक, अब देखिए 7th पीरियड के अंदर 7s आएगा, 7p आएगा, 7d आएगा, 7f आएगा और 7g आएगा और 7h आएगा, पर फर्दर एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं बेटा, हाइपोथेटिकल, सारी बात हाइपोथेटिकल चल रही है। एफ के बाद जी और एच जो है वो हाइपोथेटिकली बात कर रहे हैं हम लोग। हो सकता है कि आगे जाके भविष्य में, फ्यूचर में कभी ये जी और एच वाला आ जाए, हम बोल नहीं सकते
क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में कभी ऐसा हो, पर हमें पता नहीं है अभी तक क्या होने वाला है। ठीक है बात? चलिए अब देखिए ध्यान से। अब अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो बहुत सिंपल सी बात यह आती है कि मुझे बताइए, अगर मैं पूछूं कि 3D कहां पर फिल होगा, ठीक है, 3D कहां पर फिल होगा, सोचिए 3D कहां पर फिल होगा, बताइए मुझे आंसर जल्दी से। 3D कहां पर फिल होगा? तो 3D कहां पर फिल होगा इसको पता करने के लिए आप +1 करेंगे। ठीक है बात? 3D पता करने के लिए आप +1 करेंगे तो किस में फिल होगा? तो 3D फोर्थ पीरियड में फिल होगा। देखिएगा बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं बेटा, डी कहां फिल होगा? डी कहां फिल होगा? शुरू होता है 3 से, डी शुरू होता है 3 से और फिल होगा, उसके लिए आप क्या करोगे? फिल करने के लिए, पता करने के लिए, फिल करने के लिए आप 1 ऐड करोगे। बोलो भैया, ठीक है बात? ये स्क्रीन ज्यादा डार्क हो रही है? ठीक है, ओके, ठीक। अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि साहब 3D कहां फिल होगा, तो 3D बोलेंगे फोर्थ पीरियड में फिल होगा। पहले ये बात समझ लो, देख लीजिए अच्छे से, सही है? बिल्कुल, नोट्स जो मैं बनवा रहा हूं, जो लिखवा रहा हूं, जो पढ़ा रहा हूं, वो सफिशिएंट है, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, देखिए 3D कहां फिल होगा, तो डी के लिए अपन को एक ऐड करना है। जो भी डी आपको चाहिए, कोई सा भी डी आपको चाहिए, मान ले 3D चाहिए, तो 3D कहां फिल होगा? फोर्थ में। 4D कहां फिल होगा? 5 में। 5D कहां फिल होगा? 6 में। 6D कहां फिल होगा? 7 में। सही है बात? सिंपल। अच्छा एक बात और, एक पूछ रहा हिस्ट्री पार्ट, बेटा ये जो डॉबर्नियर ट्रायड रूल या न्यूलैंड ऑक्टेव रूल, ये सब चीजें है ना, सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो अब वो नहीं पढ़ना है, ये यहां से पढ़िए, जो बेसिक चीजें हैं वहां से पढ़िए, हिस्ट्री पार्ट की कोई जरूरत नहीं है हम लोगों को। ठीक है, पढ़ना भी नहीं है। अब देखिए, इसका मतलब अगर मैं 4D बोलता हूं, ध्यान दो, 4D बोलता हूं तो वो 5th पीरियड में फिल होगा। ध्यान से देख लीजिए बहुत अच्छे से। अगर मान लीजिए मैंने 5D बोला तो 6 पीरियड में फिल होगा। दिस इज द N+L रूल। N+L रूल के लिए N+L की वैल्यू की निकालने की बार बार जरूरत नहीं पड़ती है, बार बार जरूरत नहीं पड़ती है। इसका मतलब आपको डायरेक्टली पता रखना पड़ेगा कि डी के लिए कोई सा भी डी कहां पर फिल होगा, उसमें एक एडिशन कर दीजिए। 3D की बात करें 4th पीरियड में, 4D की बात करें 5th पीरियड में, 5D की बात करें 6th पीरियड में। सही है बेटे बात? यस और नो में जवाब देते जाओ, जल्दी से, हाँ या ना करते जाओ। बात समझ में आ गई हो तो जल्दी यस और नो, क्विक। अब देखिए, तो डी की बात करी हम लोगों ने। इसी तरह अगर मैं एफ की बात करता हूं कि साहब एफ कहां फिल होगा, अगर मान लीजिए मैं एफ की बात करता हूं कि एफ कहां फिल होगा, तो इस एफ के लिए आपको 2 एडिशन करना पड़ेगा। इस एफ के लिए आपको 2 एडिशन करना पड़ेगा। सही है बात? ओके। अब देखिए, अब एफ के लिए आपको 2 एडिशन करना पड़ेगा, तो 2 एडिशन करोगे तो बताइए मुझे, जल्दी से बताइए कि 4F कहां फिल होगा। तो 4F कहां फिल होगा, जल्दी बोलिए। अगर आप 2 एडिशन करेंगे तो 6th पीरियड में 4F फिल होगा। सही है बेटे बात? कमेंट्स काफी लेट आ रहे हैं, थोड़ा नेटवर्क इश्यू आ रहा है शायद, है ना? नेटवर्क इश्यू आ रहा है, तो जो कमेंट पहले आने चाहिए वो बाद में आ रहे हैं। ठीक है, पर आ रहे हैं, सही आ रहे हैं, पर जो भी आ रहे हैं वो बहुत सही आ रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं मान लीजिए, अब सुनते जाओ वन बाय वन। कनेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि थोड़ा नेटवर्क इश्यू आ रहा है, इसलिए हो सकता है कुछ बच्चों के जो रिप्लाई है वो लेट आ रहे हैं, पर जो भी रिप्लाई आप कर रहे हो, जो भी लेट आ रहे हैं, वो सब सही आ रहे हैं। ठीक है, अब आइए, तो 4F, तो देखिए डी कहां फिल होगा, इसको पता करने का तरीका हम एक एडिशन कर देंगे। ठीक है, एफ कहां फिल होगा, इसको पता करने के लिए 2 एडिशन कर देंगे। जी कहां फिल होगा, उसको पता करने के लिए 3 एडिशन कर देंगे। सही है, उसके बाद एफ जी के लिए 3 एडिशन करेंगे, एच के लिए 4 एडिशन कर दोगे, आप पता चल जाएगा कि कहां फिल होने वाला है। सही है बेटे बात? तो देखिए एक सिंपल सा फिनोमिना है इस तरीके से, तो देखिए फर्स्ट शेल में ये होता है, सेकंड शेल में ये होता है, थर्ड शेल में ये होते हैं, फोर्थ शेल में ये एग्जिस्ट करते हैं। तो आप बताते जाइए, वन बाय वन पूछता जाता हूं और बताते जाइए। ये लीजिए, चलिए शुरू करें, आ जाओ, वन बाय वन शुरू करते हैं जल्दी से, क्विक। चलिए
देखिए बताइए मुझे 4D कहां फिल होगा? 4D कहां फिल होगा? जल्दी बोलिए, 4D कहां फिल होगा? क्विक, 4D कहां फिल होगा? 4D कहां फिल होगा? फिफ्थ में, बिल्कुल। 4F कहां फिल होगा? सिक्स्थ में। यस, वेरी गुड। अच्छा बताइए 5D कहां फिल होगा? 5D कहां पर फिल होगा? 5D, 5D कहां पर फिल होगा? 5D समझ रहे हैं कहां फिल होगा? 5D, 5D, 5D। यस, अब आना शुरू हुआ है आंसर। 5D 6 में फिल होगा। अच्छा बताइए 5F कहां पर होगा? 5F कहां पर होगा? डी के लिए एक जोड़ी है, एफ के लिए दो जोड़ी है, जी के लिए तीन जोड़ी है। यस, 5F कहां पर होगा? 5F दिख रहा है आप लोगों को? 5F 7 में फिल होगा, क्योंकि डी के लिए एक जोड़ते हैं, एफ के लिए 2 जोड़ते हैं। हाँ, यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए देखिए आगे, स्लाइड के बाद, इसके बाद एक और स्लाइड लेते हैं, देखिए उसके अंदर देखते हैं एक बार, है ना? आ जाओ। ठीक है, देखिए बताते जा रहा मुझे। मान लीजिए मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि मान लीजिए मैंने पूछा कि 4D कहां फिल होगा। ठीक है, 4D कौन से पीरियड में फिल होगा? तो वो पीरियड का नंबर आप बताओगे मुझे। देखो बेटा, बिना इसके बेसिक के काम नहीं कर सकते अपन लोग। आप सोचो कि डायरेक्ट रेडियस पे पहुंच जाए, बिना जेड इफेक्टिव पढ़े डायरेक्ट आईपी पे पहुंच जाए, बिना रेडियस पढ़े, ये नहीं हो सकता भाई। तरीका चलेगा, सिस्टमेटिक चलेगा, बेसिक से चलेगा सब कुछ, और जो बेसिक जरूरी है वही चलेगा। यस, 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 यस। आइए, तो 4D कहां फिल होगा बताइएगा, 5D कहां फिल होगा बताइएगा, 6D कहां फिल होगा बताइएगा, उसके बाद 4F कहां फिल होगा बताइएगा, 5F कहां पे कौन से पीरियड में फिल होगा ये बताइएगा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद 5G कहां फिल होगा, ये पीरियड नंबर मुझे जानना है, ये पीरियड नंबर मुझे बताइए जल्दी से। उसके बाद 5H कहां फिल होगा, सॉरी, उसके बाद अगर मैं बोलूं 6H कहां फिल होगा ये मुझे जानना है। मान लीजिए मैंने बोला 3D कहां फिल होगा ये मुझे जानना है। इस तरीके से कौन सा कहां पर फिल हो रहा है ये अपन को जानना है। आइए जानने के लिए बात करते हैं, वन बाय वन देख लेते हैं। बताओ, जब मैं डी की बात करता हूं तो कोई सा भी डी हो उसको फिल करने के लिए आप एक एडिशन कर देंगे। एक एडिशन करेंगे मतलब पीरियड नंबर 5। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उसके बाद अगर मुझे वो 5D के बारे में पता करना है कि 5D कहां फिल होगा, तो पीरियड नंबर 6। डी के लिए एक जोड़ना है, एफ के लिए 2 जोड़ना है, जी के लिए 3 जोड़ना है, एच के लिए 4 जोड़ना है। सिंपल तरीका है, पता चल जाएगा कहां पर फिल होगा। यस, वेरी गुड, आंसर सही आ रहा है बिल्कुल। तो 5, 6, 6D कहां होगा 7 में, 4F कहां होगा, 4F के लिए एफ के लिए 2 जोड़ना है, तो 4F कहां होगा 6 में, 5F कहां होगा 7 में, 7th पीरियड में 5F फिल होगा। यस, बहुत बढ़िया। किसी ने तो, एक ने तो डायरेक्ट ही सारे आंसर दे दिए, धमाधम, सही बात है। 5G कहां होगा, तो जी के लिए 3 एडिशन करना है, जी के लिए 3 एडिशन करेंगे तो कौन से पीरियड में, 8th पीरियड में। एच के लिए 4 एडिशन करेंगे तो कौन से पीरियड में, 10th पीरियड में। और डी के लिए 1 एडिशन करेंगे तो कौन से में, 4th पीरियड में फिल होगा। बोलो बेटे, समझ में आई कि नहीं आई बात? यस और नो में जवाब दो जल्दी से। यस और नो, समझ में आई कि नहीं आई बात, जल्दी बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आइए, जब हमें पता चल गया कौन से पीरियड में फिल होगा, तो आगे बात की जा सकती है। आइए आगे बात करें तो देखिए क्या क्या बात हो सकती है, समझिए। तो मैं यहां पर फिर से वापस एनर्जी सीक्वेंस लिख देता हूं। आइए, एनर्जी सीक्वेंस ऑर्डर, क्योंकि ये अब हमारे काम आएगा। एनर्जी सीक्वेंस ऑर्डर, एनर्जी सीक्वेंस ऑर्डर हमारे अब काम आता रहेगा। 1s 2s 2p 3s 3p। अब 3D यहां फिल नहीं होगा, 4th में होगा, तो 4s 3D 4p। अभी बोला था मैंने, D कहां पर फिल होगा, +1 कर दीजिए, हो जाएगा चेक। उसके बाद ईच पीरियड स्टार्ट्स विद 5s एंड्स विद 5p और 4D बीच में आ जाएगा। इसका मतलब 6s स्टार्ट्स विद 6s एंड्स विद 6p और 5D यहां पर होगा और यहां पर 4f आ जाएगा। जैसे कि मैंने बोला था कि f के लिए 2 जोड़ दीजिए, 4f 6 पीरियड में आ गया। वेरी गुड हर्ष, थैंक यू। आइए
7 period, 7s starts ends with 7p. This is 6d and this is 5f. अब हम नॉर्मली 7 पीरियड तक की बात करेंगे. हाइपोथेटिकल आप 8 और 9 में भी जा सकते हैं, पर हम 7th पीरियड तक स्पेशली बात करेंगे क्योंकि 7 पीरियड तक हमारे पास है. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. आइए अब इसके साथ इनर्ट गैस भी लिख लेते हैं. ये तो एनर्जी सीक्वेंस ऑर्डर हो गया. अब आइए इसके साथ इनर्ट गैस भी लिख लें अपन लोग. इनर्ट गैस क्या क्या होगी बताइए. इनर्ट गैस जिसका 0 ग्रुप होता है या फिर 18th ग्रुप होता है, इसी को इनर्ट गैस ग्रुप बोला जाता है. और इसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ऑर्गेनिसन 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118, पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 5, पीरियड नंबर 6, पीरियड नंबर 7. बोलिए साहब. बहुत बढ़िया, वेरी गुड. अब देखिए ये मैंने इनर्ट गैस लिखा 0 ग्रुप. अच्छा, 0 ग्रुप इनर्ट गैसेस को हम बोलते हैं 0 ग्रुप इनर्ट गैसेस को हम एक बात और बोलते हैं यहां पर. कौन सी बात? कि वो बोलते हैं, नाम देते हैं इसको एरोजन्स. एरोजन्स, एरोजन्स भी नाम दिया जाता है. ध्यान रखिएगा, बीच बीच में जो बातें बताते जा रहा हूं उस बातों का ध्यान रखिए, वो बात जरूरी है. मैंने बोला 0 ग्रुप 18 को हम बोलते हैं एरोजन्स. एरोजन्स याद रखिए. एरोजन्स का मतलब होता है एयर में खुलेआम मिलने वाले, अबंडेंस इन एयर. तो इनर्ट गैसेस जो है वो एयर में खुलेआम मिलती है, इसलिए एरोजन्स बोलते हैं. जैसे आपने हेलोजन सुना होगा, जैसे आपने निकोजन सुना होगा, जैसे आपने चाल्कोजन सुना होगा, इसी तरीके से इनर्ट गैसेस को एरोजन्स बोलते हैं, क्योंकि एरोजन्स का मीनिंग हो गया एयर में खुलेआम मिलने वाला. सही है बेटे बात? ठीक. अब देखिए, अब मैं यहां पर जो ये लिखा हुआ है इसको मैं रब कर देता हूं, क्योंकि आपको ये सब आ ही गया है ना, ये सब तो पता चली गया कि कौन से पीरियड में क्या फील होता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात अब है नहीं. तो मैं इसको रब कर देता हूं और फिर यहां पर मैं कुछ लिखता हूं. ठीक है बेटे, चलिए. वो तो बीच बीच में फिर से पूछते रहेंगे ना अपन लोग. आ जाओ, आइए. तो अब देखिए, अब इनर्ट गैसेस हमारे पास आ गई, एनर्जी लेवल हमारे पास आ गया. अच्छा, मैजिक नंबर बता दीजिए आप. मैजिक नंबर याद है आपने? मैजिक नंबर, मैजिक नंबर, मैजिक नंबर बोलिए. 288 टाइप करिए जल्दी से. जो मैजिक नंबर मैंने बताया था, हर मैजिक नंबर 2 बार रिपीट होता है 2 के बाद. तो 288, 288, 18 18, 32 32. याद है? बिल्कुल. क्या टाइप कर रहे हो ये? हाँ, देखिए, तो 288, 18 18, 32 32, 50 50, ये मैजिक नंबर हम लोगों ने निकाला था. यस, बिल्कुल सही आ रहा है. थैंक यू, वेरी गुड, वेरी गुड मनीषा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. देखिए जल्दी जल्दी कमेंट आते हैं तो नाम नहीं पढ़ पाते अपन लोग. ठीक है, आदित्य बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा. आशुतोष बढ़िया, साक्षी बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सोने आंसर दिया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड. शिवम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. मनोज, मधु बहुत बढ़िया, वेरी गुड. 288, 18 18, 32 32, 50 50, ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं. अब देखिए बेटा, ये सब सिस्टमैटिक करूंगा, सब सिस्टमैटिक ही आएगा, टेंशन मत लो. सब सिस्टमैटिक आएगा, पर आएगा धीरे धीरे. आप सोचो कि एक बार पूरी गर्म चीज जो है वो एक साथ खा लूं मैं, ये पॉसिबल नहीं है भैया. आराम से खाना पड़ेगा, धीरे धीरे खाना पड़ेगा. पहले बात समझिए, मैजिक नंबर अभी आपको ये 50 50, 72 72 किसने बताया? मैंने बताया भाई. कहां पता था आपको पहले कि 50 50, 72 72 भी हो सकता है, इतना मैजिक नंबर भी जा सकता है. ठीक है, अब देखिए, आइए यहां पर बात करें. तो देखिएगा, बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं कि अब जब आप बात करोगे कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, ध्यान देना. दैट मीन्स अब मैं एनर्जी लेवल आपको बता चुका हूं, मैजिक नंबर आपको बता चुका हूं, कौन कहां पर फिल होगा ये हम बात कर चुके हैं. तो अब इसके बाद बात आती है जनरल कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की. अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसको लिखना नहीं आता है वो देख लीजिएगा. मैं उसके लिए नहीं बता रहा, जिसको आता है उसके लिए बता रहे हैं, जिसको नहीं आता है. ठीक है बात? क्योंकि और ऐसा हो सकता है कि शायद बहुत सी बातें आगे ऐसी हो जो कि जिसको अभी ये आ रही है वो उनको भी ना आए, इसलिए जरूरी है थोड़ी शांति रखना. ठीक है, आ जाओ. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं, ध्यान देना बेटा. दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. चलिए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर देखिए,
सिंपल सा तरीका है। आइए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो तरीके से लिखा जाता है, टू मेथड से। एक तो पूरा लॉन्ग मेथड है और एक शॉर्ट मेथड है। तो पहले शॉर्ट मेथड की बात कर लेते हैं, क्योंकि शॉर्ट मेथड लगभग सभी बच्चों को पता होगा। ठीक है, अब शॉर्ट मेथड के अंदर देखिए कैसे करते हैं, आइए बात करें। तो मान लीजिए मैं एग्जांपल नंबर 1, z इक्वल्स टू, मान लीजिए मैंने लिखा है 25, z बराबर 25 लिखा है बेटे। गौरव कुमार, बहुत बढ़िया बेटे, शाबाश। देखिए z बराबर मैंने 25 लिखा है। अब 25 के अंदर देखिए मुझे कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। आइए बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सबसे पहले देखिए 25, ध्यान दीजिए, इस 25 से छोटी इनर्ट गैस कौन सी है? 18। नियरेस्ट भी है, छोटी भी है, नियरेस्ट भी है, छोटी भी है। तो मैंने 25 के लिए 18, इनर्ट गैस को 18 को यहां पर लिख लिया। सही है बात? ठीक है। अब आइए, अब 18 को लिख लिया, तो अब आप जानते हैं कि 25 जो होता है वो 18 से बड़ा होता है। 25 जो होता है वो 18 से बड़ा होता है। 18 से बड़ा होगा तो कौन से पीरियड में आएगा? वो आएगा बेटा फोर्थ पीरियड में। तो फोर्थ पीरियड में 18 से बड़ा होता है 25, तो फोर्थ पीरियड में आएगा। तो फोर्थ पीरियड में सबसे पहले क्या लिखा होगा? फोर्थ पीरियड में सबसे पहले होगा 4s, 4s के बाद लिखा होगा 3d, और 3d के बाद लिखा होगा 4p। बोलो बेटे सही या गलत? सही है बेटे, बिल्कुल ठीक। अब 25 इलेक्ट्रॉन डालने हैं, तो 18 और 2 20 और 5 25। ठीक है बात? 18 और 2 20 और 5 25, और 4p में इलेक्ट्रॉन नहीं गया, यही कॉन्फ़िगरेशन क्लोज हो गया। ठीक है बात? चलिए अब आइए सेकंड नंबर। मान लीजिए z बराबर मेरे पास 81 है, मान लीजिए लिखा है। अब बताइए मुझे, z बराबर 81, अब 81 है तो इसके लिए कौन सी इनर्ट गैस का इस्तेमाल करूं? देख के बताइए जल्दी से, नंबर लिखिए उस इनर्ट गैस का। छोटी छोटी बातें पूछ रहा हूं, बताइए, छोटी छोटी बातें पूछ रहा हूं, जल्दी से बताइए। z बराबर 81 दिया है, 81 के लिए कौन सी इनर्ट गैस का इस्तेमाल करूं? देखिए इनर्ट गैस कौन सी होगी? 86 तो हो गई बड़ी उससे, 81 से बड़ी 86 से, इसका मतलब मुझे 54 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 54 का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसका मतलब ये रहा ज़ीनॉन 54, ये मैंने इस्तेमाल कर लिया। यस, वेरी गुड। 86 कैसे करेगा बेटा? 86 और 81 में 86 बड़ा होता है, उसको कैसे इस्तेमाल करेगा? हमेशा छोटी इनर्ट गैस को इस्तेमाल करना है। और 81 के लिए 86 छोटा नहीं होता, 54 छोटा होता है। यस। अब बताइए, जो 81 है वो 54 के बाद आएगा, मतलब वो 6 पीरियड में आएगा, और 6 पीरियड में सबसे पहले क्या फिल होगा? 6s। आओ लिखे, ये हो गया 6s, ये उसके बाद फिल होगा 4f, उसके बाद फिल क्या होगा? 5d, उसके बाद फिल क्या होगा? 6p। बोलो भैया सही है? यस जिनॉन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आइए, तो क्या हो गया? 54 और 2 56 और 14 70 और 10 80 और 1 81, ये आपका z इक्वल्स टू 81 का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। बोलिए साहब, सही है? आइए थर्ड नंबर एक और एग्जांपल लेते हैं। z बराबर मान लीजिए मैंने 53 ले लिया। चलो जल्दी से बताइए, आराम से बढ़िए, कॉन्फ़िगरेशन जरूरी है। पता है ना, नीट के अंदर 2 बार जीडी का कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया था और ग्रुप पीरियड ब्लॉक तक पूछा गया है। तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करिए, बेसिक से काम करिए और छोटी छोटी बातों का आंसर दीजिए। अपनी कॉपी में नोट करिए, कॉपी में लिखिए इस बात को, और कॉन्फ़िगरेशन लिखो प्रॉपर। ऐसे काम नहीं चलता है कि ऑनलाइन में देख लिया और देख के मजे कर लिए और आराम से बैठे हैं मस्ती से, आराम से देख रहे हैं, कभी इधर घूम रहे हैं कभी उधर घूम रहे हैं। ऐसा नहीं होगा बिल्कुल। आइए 53 के लिए कौन सी इनर्ट गैस का इस्तेमाल करूंगा मैं? 53 के लिए कौन सी इनर्ट गैस का इस्तेमाल करूं? 53 से कम वाली कौन सी है? कम वाली कौन सी है? 36 मतलब मैं कौन सा इस्तेमाल करूंगा? क्रिप्टॉन। 36 को इस्तेमाल करूंगा बेटा। मुझे कम वाली इनर्ट गैस चाहिए, जो एटॉमिक नंबर आपको गिवन है उससे कम वाली इनर्ट गैस चाहिए। यस, वेरी गुड, आ जाओ। अब कम वाली इनर्ट गैस चाहिए, तो देखिए 36 और 53 में से 53 बड़ा है, तो 36 के बाद में आएगा, तो 5th पीरियड में आएगा। अच्छा 5th पीरियड में आएगा तो सबसे पहले क्या फिल होगा? 5s। यस, तो 5s फिल हुआ, फिर 4d फिल हुआ, फिर 5b फिल होगा। अब जहां तक फिल होगा वहां तक फिल कर देंगे हम लोग। आइए फिल कर देते हैं। तो 36 और 2 कितना हुआ?
36 और 2 38, 38 और 10 48, 36 और 2 38 और 10 48, 48 और 5 कितना हुआ 53। सही है बेटे बात। तो ये कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका है। आइए इसके बाद एक और एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल लेके इसलिए बता रहा हूं ताकि आगे कॉन्फ़िगरेशन लिखने में दोबारा दिक्कत ना हो, एक ही बार में क्लियर कर लो, ताकि बाद में डायरेक्ट लिखेंगे, बाद में डायरेक्ट लिखेंगे तो फिर दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर ऐसा नहीं बेटा, मैं बिल्कुल लो लेवल से लेकर माइनस लेवल अपर लेवल तक लेके जाऊंगा, ये ध्यान रखना। अभी माइनस लेवल चल रहा है, माइनस लेवल का मतलब बिल्कुल बेसिक, बेसिक से भी गिरी हुई बात चल रही है। अभी बेसिक पे पहुंचूंगा, फिर उसके बाद लोअर मिडिल लेवल पे जाऊंगा, फिर अपर लेवल पे जाऊंगा, जितना कि अपने नीट में जरूरत है। ठीक है, आ जाओ। अगर मान लीजिए मैंने बोला z बराबर मान लीजिए मैं यहां पर 48 ले रहा हूं। चल बेटा जल्दी से बता दे 48 के लिए इनर्ट गैस कौन सी होगी, क्विक। 48 के लिए इनर्ट गैस कौन सी होगी बताइए जल्दी से। 48 के लिए इनर्ट गैस, 48 के लिए इनर्ट गैस कौन सी, 54 होगी कि 36 होगी, 54 या 36, 54 या 36, जल्दी जल्दी, बिल्कुल बिल्कुल 48 के लिए 36 होगी। 36 का मतलब क्रिप्टॉन होगा, क्रिप्टॉन 36 हो गया बेटे। अब बताइए 48 बड़ा है या 36, 48 बड़ा है या 36, जल्दी बोलिए। यस 48 बड़ा है 36, तो 36 से बड़ा 48, इसका मतलब फिफ्थ पीरियड में आएगा। और फिफ्थ पीरियड में सबसे पहले क्या फिल होगा, 5s होगा, 4d होगा, 5p होगा बेटे। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं। 36 और 2 48, सॉरी 38, 38 और 10 48, और क्योंकि 5p की जरूरत नहीं पड़ी तो 0 हो गया। बोलिए भैया। देखिए क्या होता है कि बैच में देखिए हर तरह के स्टूडेंट होते हैं ना बेटा। अब किसी को कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे से आता है, किसी को कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इतना अच्छे से नहीं आता है, तो सबको बताना पड़ता है, ये जिम्मेदारी है। ठीक है बेटे बात, ओके। आ जाओ 5वां नंबर। थोड़ा एंगेज रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, टाइप करते रहिए, आंसर देते रहिए, अपनी कॉपी में नोट करते रहिए, कॉन्फ़िगरेशन लिखते रहिए खुद से। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट एंड वुमेन ऑल्सो। आ जाओ z बराबर मान लीजिए मैंने 114 लिया है, जल्दी क्विक। 114 114 114 के लिए कौन सी इनर्ट गैस इस्तेमाल करूंगा बोलिए। 114 के लिए इनर्ट गैस 118 लू या 86, 118 या 86, 118 या 86, जल्दी बोलिए, टाइप करिए। 118 या 86, 118 या 86, क्विक। पहले जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैंने 86 ले लिया, रेडॉन 86, रेडॉन 86 के बाद बोलूं तो 86 और 114 में 114 बड़ा है, तो 114 सेवंथ पीरियड में आएगा, और सेवंथ पीरियड में ये फिल होगा। तो आइए सबसे पहले 7s आएगा, फिर 5f आएगा, फिर उसके बाद 6d आएगा, फिर 7p आएगा। अब इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 फिल कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे बेटा, टेंशन मत लो। अपन किसी की सुनते ही नहीं, किसी की, जो पढ़ाना है वैसे पढ़ाएंगे बेसिक से। आ जाओ 86 और 2 14, ये हो गया 102, 102 और 10, ठीक है, और फिर ये 2, बोलिए बेटे 114। सही है बात, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। उम्मीद करता हूं कि कॉन्फ़िगरेशन 2 4 5 एग्जांपल जो लिए हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और जो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, जो कुछ अलग से कॉन्फ़िगरेशन है, उनको तो मैं बिल्कुल अलग कैटेगरी में पूरा एक बोर्ड के अंदर पूरा एक साथ पढ़ाऊंगा। ठीक है, पूरा एक साथ पढ़ाऊंगा, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन पूरा एक साथ प्रॉपर तरीके से लिखवाऊंगा अलग से। अभी तो जनरलाइज बात कर रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अभी आगे चलते हैं, आ जाओ। अब देखिए, अच्छा एक जगह और बची है, एक छोटी सी जगह बची है, एक और यहां पर ले लेते हैं, एक और एक काम करते हैं, z बराबर 80 ले लेते हैं। 80 पूरी दुनिया जानती है, बताइए 80 एटॉमिक नंबर किसका होता है, कैडमियम या मरकरी, कैडमियम या मरकरी, जल्दी बोलिए क्विक। 80 एटॉमिक नंबर किसका है, कैडमियम या मरकरी। आ जाओ, तो ये मरकरी का एटॉमिक नंबर होता है बेटा, मरकरी जो रूम टेंपरेचर पर लिक्विड होता है। यस, रूम टेंपरेचर पर लिक्विड है, वेरी गुड। अब आइए, तो यहां पर मरकरी, अब 80 के लिए इनर्ट गैस यूज करेंगे ज़ीनॉन 54, तो मैंने ज़ीनॉन 54 को यूज में ले लिया बेटा, ये ज़ीनॉन 54 आ गया बेटे। और फिर अगर मैं बात करूं कि 54 के बाद 80 आएगा तो 6 पीरियड में आएगा, तो 6 पीरियड में सबसे पहले क्या फिल होगा, 6s, फिर क्या होगा 4f, फिर क्या होगा 5d,
आगे देख लेंगे, अगर आगे इलेक्ट्रॉन गया तो देख लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। आइए, तो मैंने क्या बोला, 80 है, तो 54 और 2 56 और 14 70 और 10 80, ये मरकरी का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, 80 एटॉमिक नंबर, मरकरी आ गया अपने पास। सही है बात, बिल्कुल सिंपल कॉन्फ़िगरेशन, आराम से पढ़ो, सिंपल सा पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मॉड्यूल अपलोड हो गया है, आपको पीडीएफ के फॉर्म में मॉड्यूल अपलोड हो जाएगा। उसके क्वेश्चन जब मैं बोलूंगा तभी करना है, अपनी मर्जी से नहीं करना। पर्टिकुलर टॉपिक पहुंचूंगा उसके बाद मैं आपको बोलूंगा कि करिए क्वेश्चन। एनसीईआरटी कब पढ़नी है वो मैं बोलूंगा तब करिएगा। सिंपल बात है, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक, आइए अब बताइए, इसमें कोई दिक्कत परेशानी डाउट है तो पूछिए। यहां से ये अलग, ये वाले दोनों अलग, और स्क्रीन कहां गई? ये वाले दोनों अलग, ये वाले दोनों अलग। आराम से देखिए, कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करते रहिए जिसको नहीं आता है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन के बिना तो पीरियोडिक टेबल में कोई पॉसिबल ही नहीं है कुछ भी। यस, चलिए आगे चलते हैं, आइए आगे बढ़ाते हैं कॉन्फ़िगरेशन को। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। अब देखिए, हो सकता है बहुत सौ को पता है, बहुत से बच्चों को क्या सिखाया गया, कैसे सिखाया गया। देखिए, सबसे पहली बात, आइए वापस से मुझे एनर्जी लेवल आपको लिखना पड़ेगा, जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, देखिएगा। अच्छा, क्योंकि वो पीडीएफ अपलोड हो जाएगा ना, इसलिए बेटा मैं थोड़ा सा है ना आपको लिखने का भी समय नहीं दे रहा हूं, क्योंकि पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, दैट्स वाई। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन इतनी बड़ी बात भी नहीं है, और पीडीएफ में से देख के नोट कर लीजिएगा, अभी सुनते रहिए आप थोड़ा सा, है ना। आइए, 3s 3p 4s 3d 4p, उसके बाद 5s 4d 5p, वेरी गुड। उसके बाद 6s, लास्ट में 6p, फिर बेटा 5d, और फिर बेटा 4f फिल होगा, फिर 7s आएगा, फिर 5f आएगा, 6d आएगा, 7p आएगा। ये एनर्जी लेवल अभी लिखा था अपन लोगों ने, मैं भी तो बार बार लिख रहा हूं, तो आपको भी बार बार लिखना पड़ेगा, और जितनी बार लिखोगे उतनी बार याद हो जाएगा। लिखने से ही याद होता है। आप सोचे कि सिर्फ पढ़ने से याद हो जाएगा, कभी नहीं। बार बार लिखिए, 10 बार लिखिए, 50 बार लिखिए, याद हो जाएगा। आइए बात करें। अब देखिए, अब कॉन्फ़िगरेशन मान लीजिए मुझे लिखना है, देखिए बहुत बड़ी बात, मैं 63 का लिखना चाहता हूं। ये देखिए, सबसे बड़ा एलिमेंट, पहली बार ही सबसे बड़ा एलिमेंट ले लो आप, सबसे पहली बार ही सबसे बड़ा एलिमेंट ले लीजिए आप। Z बराबर 63, ये 63 एलिमेंट जो होता है ना, इसको बोलते हैं यूरोपियम। क्या बोलते हैं? यूरोपियम। अब इसको कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, एक बार देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है। अब क्या हुआ, बहुत से बच्चों को यह दिक्कत है कि सर वो क्रॉस वाला बताइए ना, क्रॉस वाला, सर वो क्रॉस वाला बताइए। अरे क्रॉस वाला गई भाड़ में गया, क्रॉस वाला, क्रॉस वाली तो पुरानी बातें हो गई, बहुत पहले बताया जाता था क्रॉस वाला। अब यहीं से लिखना शुरू कर दो। कैसे लिखोगे देखना, आ जाओ यहां से लिखना शुरू कर दो। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p, लगातार लिखते रहो जब तक कि 63 पूरे ना हो जाए, जब तक 63 पूरे ना हो जाए लगातार लिखते रहो। आइए लिखते हैं 63 के लिए। 1s2 2s2 2p6, देखिए 1s2 2s2 2p6, सही है बेटे। उसके बाद रुकना मत, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इसी तरीके से सीक्वेंस से लिखते जाइए, 1 बाय 1, 1 2 3 4 लिखते जाइए, अपने आप आ जाएगा। 1s2 2s2 2p6, इसके बाद देखिए 3s2 3p6, इसके बाद देखिए लिखते जाओ 4s2 3d10 4p6। जहां पर 63 एटॉमिक नंबर हो जाएगा वहां पर ऑटोमेटिक बंद कर देंगे, ऑटोमेटिक बंद कर देंगे। आ जाओ, कैसे लिखा देखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6। अब 5 आइए, 5 पे आइए, 5 पे आइए, 5s2 4d10 5p6, सही है, बिल्कुल ठीक। फिर आगे चलिए, अभी 63 कंप्लीट नहीं हुआ है, आइए 6s2, और ये हो गया 4f7, दिस इज 63 कंप्लीट। दिस इज द होल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ यूरोपियम। शॉर्ट फॉर्म में लिखना है शॉर्ट में लिखिए, फुल फॉर्म में लिखना है फुल फॉर्म में लिखिए, क्रॉस को काटिए, क्रॉस को खत्म कर दीजिए। वो क्रॉस 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 पुरानी बातें, एनर्जी लेवल पता है, एनर्जी लेवल पता है तो डायरेक्ट 1 बाय 1 लिखते रहिए, सारे कॉन्फ़िगरेशन आ जाएंगे। सही है बात। चलिए
आगे देखिए, अच्छा इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, मुझे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। देखिए 63 से छोटी इनर्ट गैस जिनॉन होती है 54। 63 से छोटी गैस, इनर्ट गैस जो है ना छोटी वाली 54 होती है, और 86 तो बड़ी हो गई, तो 54 वाली मैंने ले ली। सही है बात। अब 54 वाली मैंने ले ली, तो 54 के बाद 54 और 63 में से 63 बड़ा है, तो 54 के बाद आएगा, और 54 के बाद कहां आएगा? 6 पीरियड में आएगा। तो 6 पीरियड में सबसे पहले क्या फिल होगा? 6s, फिर क्या होगा? 4f7। अब देखिए 54 और 2 56 और 7 63। अब आप सोच लो, लॉन्ग फॉर्म में लिखना है तो ये जिंदाबाद, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तब भी यही जिंदाबाद, और ये ही एक ही चीज रहेगी। कोई क्रॉस करने की आदत मत डालिए। ये क्रॉस कर रहे हैं, ये क्रॉस कर रहे हैं, फिर मिला रहे हैं यूं, फिर मिला रहे हैं यूं, वहां एस बना रहे हैं, एम बना रहा है, कोई डब्ल्यू बना रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। आ जाइए, फिर से पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखने की आदत डालते हैं। क्या दिक्कत है पूरे कॉन्फ़िगरेशन में? 1 बाय 1 करते रहिए। सही बात है, बिल्कुल। आ जाइए, Z बराबर मान लीजिए मैंने 80 बोला, 80 मरकरी आपने अभी बोला था, और मरकरी बोला था, तो इसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखते देखते हैं इसमें क्या दिक्कत आ रही है पूरे कॉन्फ़िगरेशन में। आराम से 1 बाय 1 लिखिए, देखिए जल्दी से 1 बाय 1। मैं तो उसी को देख के लिख रहा हूं। मैंने लिखा 1s2, मैंने लिखा 2s2, मैंने लिखा 2p6, फिर मैंने 3 को देखा तो उसी तरीके से 3s2 3p6, फिर 4s2 लिखा, फिर 3d10 लिखा, फिर 4p6 लिखा। ठीक है, अब आइए 4s2 3s2 सॉरी 4s2 3d10 4p6, अब 5 को लिख दीजिए। आइए 5s2 4d10 5p6, खत्म हो गया। 80 इलेक्ट्रॉन अभी तक कंप्लीट हुए नहीं हुए तो आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। बताइए क्या लिखूं? 6s2 4f14 और 5d10। चलिए गिन लेते हैं। 6 2 8 2 10 और 2 12 6 18 2 20 और 10 30 36 36 38 48 48 और 6 54 और 2 56 14 70 और 10 80। ये कंप्लीट हो गया 80। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो शॉर्ट फॉर्म में क्या करेंगे? मैंने ले लिया ज़ीनॉन 54। ज़ीनॉन 54 लेने के बाद शॉर्ट फॉर्म में लिखना था ना, तो 54 ले लिया। 80 से छोटी होती है नॉट गैस, और 6s2 लिखा, और मैंने 4f14 लिखा, और मैंने यहां पर 5d10 कर दिया। ये आपका कॉन्फ़िगरेशन हो गया कौन सा? छोटा वाला। ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया कौन सा? बड़ा वाला। दोनों तरह के कॉन्फ़िगरेशन आपको आने चाहिए। बोलिए। बिल्कुल। किसी को दिक्कत, डाउट, परेशानी हो तो बताइए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई दिक्कत है तो बताइए प्रॉपर, क्या दिक्कत आ रही? कितनी आसान चीज है, और सब सिर्फ इस एनर्जी लेवल से काम चल रहा है, सिर्फ इस एनर्जी लेवल से काम चल रहा है। छोटा लिखना है इससे लिखिए, बड़ा लिखना है इससे लिखिए, एक्सेप्शनल मैं बताऊंगा। अरे बेटा, ऑर्गेनिसन में 114 एटॉमिक नंबर है। 114 एटॉमिक नंबर के लिए आप 118 वाली इनर्ट गैस को यूज कैसे कर सकते हो भाई? छोटी लेनी पड़ेगी ना, तभी तो उसके बाद कुछ सब शेल लिखेगा, शेल लिखेगा, सब शेल लिखेगा। सही है बात? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आइए आगे चलते हैं। कॉन्फ़िगरेशन वाला आइडिया हो गया होगा। आओ चलिए, एक क्वेश्चन है आपके लिए, एक क्वेश्चन लिखते हैं। आइए, सबसे पहली बात, क्वेश्चन लिखना, यहां लिख रहा हूं, देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, आप भी लिख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट have which of the following elements have 5d electron in 5th period? In 5th period in the periodic table. ये एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ऐसे कौन से एलिमेंट है जिनमें 5th पीरियड में 5d इलेक्ट्रॉन होते हैं इन द पीरियोडिक टेबल? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3,
ऑप्शन नंबर 4, मैं पीछे मुड़ूं तब तक आंसर आ जाना चाहिए ऑप्शन लिखने से पहले। मैं बोलूं तो ऐसे एलिमेंट फिफ्थ पीरियड में 18 होंगे, ऐसे एलिमेंट फिफ्थ पीरियड में 18 होंगे, ऐसे एलिमेंट फिफ्थ पीरियड में जिनमें 5d इलेक्ट्रॉन होगा ऐसे 32 होंगे, ऐसे फिफ्थ पीरियड में जिनमें 5d इलेक्ट्रॉन होगा ऐसे 50 होंगे, और ऐसे एलिमेंट फिफ्थ पीरियड में जिनमें 5d इलेक्ट्रॉन होगा मेरे हिसाब से शायद 0 होंगे। देखिए, बोलिए आंसर 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 बताइए क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। क्वेश्चन क्या है? एक सिंपल सी लैंग्वेज बोल रहा हूं क्वेश्चन की, एक सिंपल लैंग्वेज बोल रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, ऐसे कौन से एलिमेंट है फिफ्थ पीरियड में, ऐसे कौन से एलिमेंट है जिनमें 5d में इलेक्ट्रॉन होगा इन द पीरियोडिक टेबल? तो फिफ्थ पीरियड में 5d में इलेक्ट्रॉन, यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लगभग लगभग सभी के आंसर सही आए हैं, लगभग लगभग सभी के आंसर। अब बताइए मुझे आप, फिफ्थ पीरियड क्या फिल होता है, फिफ्थ पीरियड में क्या क्या फिल होता है बताइए। ईच पीरियड स्टार्ट्स विद S एंड एंड्स विद P, और यहां पर जो D फिल होता है वो है 4D। इसका मतलब यहां पर 5D होता है वैकेंट, जो कि यहां पर फिल होता नहीं है, क्योंकि 5D तो फिल होता है सिक्स्थ पीरियड में, और सिक्स्थ पीरियड में फिल होता है। इसका मतलब आंसर आएगा 0। ऐसे कोई सा भी एलिमेंट नहीं है जिनमें कि आपको फिफ्थ पीरियड में 5D इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। बोलो बेटे, किसी को दिक्कत परेशानी हो तो पूछिए इस क्वेश्चन में, बोलिए। इस तरह के क्वेश्चन के लिए बात करते हैं, ये हम इस तरह के क्वेश्चन के लिए बात करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन छोटा है, बट इस तरह का और भी तो क्वेश्चन आ सकता है, और भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है ना। तो फिफ्थ पीरियड में 5D में इलेक्ट्रॉन कभी होता ही नहीं है, वो वैकेंट होता है। तो अब आंसर 0 दिया हम लोगों ने, बिल्कुल सही बात। तो जिनका आंसर सही था वो ठीक है, और जिनका आंसर गलत दिया है उम्मीद करता हूं उनको आंसर समझ में आ गया होगा। ठीक है बात? चलिए आगे चले, आगे चलिए। तो बताइए क्वेश्चन का आंसर और दीजिए। क्वेश्चन क्वेश्चन करने पे थोड़ा ध्यान दीजिए, धीरे धीरे क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा। क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो और सारे क्वेश्चन कराएंगे, और क्वेश्चन कराएंगे, और एक दिन हो सकता है कि एक दिन जो है हम 1 घंटे के ऊपर पूरे क्वेश्चन क्वेश्चन ही क्वेश्चन करें, सिर्फ 1 घंटे के अंदर क्वेश्चन ही क्वेश्चन करें अपन, तो वो भी हो सकता है। वो मैं आपको पहले से बता दूंगा, तब आप उसको पढ़ के आइएगा। उसके बाद अपन क्वेश्चन का एक पूरा लेक्चर क्वेश्चन पे निकालेंगे, जिसमें हर तरह के क्वेश्चन अपन करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं वो सब। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? मैं पूछ रहा हूं, छोटा सा पुराना क्वेश्चन उठा रहा हूं। बताइए, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, find out the total number of elements in sixth period. Find out the total number of elements in a sixth period. ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। आंसर बिना ऑप्शन के डायरेक्ट आ जाना चाहिए। 18 है, 50 है, 32 है, या 72 है? आंसर डायरेक्ट आ जाना चाहिए, डायरेक्ट आंसर, क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर। सिक्स्थ पीरियड में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ सकते हैं, अकोमोडेट हो सकते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए, आंसर जल्दी, क्विक क्विक, बिल्कुल देते जाइए। यस यस यस, बहुत बढ़िया। मैजिक नंबर अगर याद है तो डायरेक्ट आंसर आएगा, निकालने की भी जरूरत नहीं है, निकालने की भी जरूरत नहीं है। मैजिक नंबर याद है, डायरेक्ट आंसर आएगा, निकालने की जरूरत नहीं है। बस, वेरी गुड, सबका बढ़िया, सबका बढ़िया आंसर आ रहा है, सबका जोरदार आंसर आ रहा है। मैजिक नंबर क्या क्या होते हैं देखिए, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, 50, 50। पीरियड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 का क्या आया? 32। आंसर खत्म। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। सबका आंसर सही है लगभग, बहुत बढ़िया, जोरदार, एक नंबर। बेटा 36 तो ऑप्शन में नहीं था बेटा,
36 आंसर कहां से आएगा? 36 जो दे रहे आंसर तो ऑप्शन में था, गलत टाइप हो गया होगा बेटा तेरे से। चलिए आगे चलते, चलिए आगे, चलिए आगे चलिए। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन दिमाग लगाता है, देखते हैं। एक और क्वेश्चन, कौन कौन दिमाग लगाता है, आइए बात करें। सोच के बोलिएगा, बहुत सिंपल सी बात पूछ रहा हूं, बताइए। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ which atomic after discovery of which atomic number after discovery of which atomic number can change the structure of present periodic table। एक नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन दे रहा हूं 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर 118, 119, 120, 121। करिए। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ विच एटॉमिक नंबर कैन चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट पीरियोडिक टेबल। प्रेजेंट पीरियोडिक टेबल का अभी जो पीरियोडिक टेबल है, जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, उसका स्ट्रक्चर बदलना पड़े, ऐसा कौन सा एटॉमिक नंबर डिस्कवरी हो जाए कि उसका स्ट्रक्चर बदलना पड़े, उसका हुलिया बदल जाए, उसका स्ट्रक्चर बदल जाए, उसको मॉडिफाइड करना पड़े, ऐसा कौन सा एटॉमिक नंबर होगा हमारे पास? जल्दी से आंसर देखिए। कुछ के आंसर सही आ रहे हैं भाई, कुछ बच्चों के आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहे हैं, पर कुछ गलती कर रहे हैं। इसीलिए तो बोलता हूं बेसिक जरूरी है, बेसिक। हाँ, कुछ के आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है। जब मैं समझाऊंगा तो सबका आ जाएगा, पर बेटा इस तरह के क्वेश्चन करने पड़ेंगे। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है पर आ सकता है। यस यस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चेक कर रहा हूं मैं, चेक कर रहा हूं, देते रहो अब आंसर, चेक कर रहा हूं मैं, आंसर देते रहिए। यस, बिल्कुल बिल्कुल। पोल कैसे करते हैं? पोल, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मेरे से सीखा। आइए चलिए इस क्वेश्चन का देखते हैं अपन पहले। देखिए पहले आंसर बता देता हूं कि आंसर क्या आने वाला है। भाई किसने क्या आंसर दिया वो चेक कर लेते हैं ना। देखिए पहला आंसर, दूसरा आंसर, तीसरा आंसर, चौथा आंसर, चार हैं भैया ऑप्शन, है ना। इस ऑप्शन में से अगर मैं बोलूं कि स्ट्रक्चर चेंज करना पड़े तो मेरे हिसाब से फोर्थ 121 होगा। 121 नंबर ऐसा होगा जहां पर प्रेजेंट पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर आपको बदलना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा, कारण है उसका। बिल्कुल, आइए देखते हैं क्यों किया ऐसा। आ जाओ, देखो आप सब लोग जानते हैं कि इनर्ट गैसेस में, इस क्वेश्चन को समझ लो आप, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ऑर्गेनिसन, पीरियड नंबर 1 2 3 4 5 6 7, 118, 118 सेवंथ पीरियड में आ गया। इसका मतलब 118 वाला एलिमेंट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी रखा हुआ है, स्ट्रक्चर चेंज करने की उसमें जरूरत नहीं है। सही है बात। अब आइए 119 पे। अब बताओ, जब ये सेवंथ पीरियड के बाद हम 119 में जाएंगे तो 119 में जाने का मतलब मैं 8th पीरियड में मूव करूंगा। बोलो बेटे, 119 में 8th पीरियड में जाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि 118 तक 7th पीरियड कंप्लीट हो गया। अब 119 में जाएंगे आप तो 8th पीरियड में मूव करेंगे। 8th पीरियड में मूव करें तो क्या हो गया? 8 पीरियड स्टार्ट्स विद एस, एंड्स विद पी। पूरी दुनिया को मैंने सबसे पहले यही बताया था, एक्सेप्ट फर्स्ट पीरियड, एक्सेप्ट फर्स्ट पीरियड, ईच पीरियड स्टार्ट्स विद एस एंड एंड्स विद पी। बिल्कुल सही बात है। आ जाओ, अब
अंदर चलते हैं तो यहां 7D होगा, 8S से शुरू 8P पर एंड, अंदर चलते हैं 7D होगा, उसके अंदर चलेंगे 6F होगा, उसके अंदर चलेंगे 5G होगा। यह एनर्जी लेवल बन चुका है, सही है। अब देखिए इसके अंदर अब क्या हुआ कि यहां पर जब मैं Z बराबर 119 रखता हूं, 118 में दिक्कत नहीं है, 119 रखता हूं तो 8S1 आता है। अब 8S1 आ गया तो उसमें तो S ब्लॉक है ना, स्ट्रक्चर बदलने की जरूरत कहां है, S ब्लॉक ऑलरेडी रखा हुआ है, उसी में प्लेस कर देंगे, तो जरूरत ही नहीं है बदलने की इसमें 119 में। अच्छा, जब मैं 120 में आता हूं, 120 में आता हूं तो यहां पर 8S2 हो जाता है। इसका मतलब अभी भी S ब्लॉक का एलिमेंट है, चेंज करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि S ब्लॉक तो ऑलरेडी है, आप उसी के नीचे रख सकते हो। बट अगर मैं 121 में आता हूं तो अगर मान लीजिए मैं Z बराबर 121 में आता हूं, Z बराबर 121 में आता हूं तो फिर मेरे को 8S में तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब जो 121वां इलेक्ट्रॉन है वो G सब शेल में जाएगा, और G सब शेल में जाने का मतलब मुझे G ब्लॉक लाना पड़ेगा, और G ब्लॉक लाने का मतलब मुझे प्रेजेंट पीरियोडिक टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना पड़ेगा। इसका मतलब आंसर आपका 121 होगा। बोलो बेटा, समझ में आ गई क्या ये बात? क्योंकि G ब्लॉक हमारे पास नहीं है, G ब्लॉक हमारे पास है ही नहीं, और G ब्लॉक जब आप इंट्रोड्यूस कराओगे तो F ब्लॉक नीचे रखा हुआ है, G तो पता नहीं कहां जाएगा, तो स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना पड़ेगा 121वें एटॉमिक नंबर आने के बाद। बिल्कुल सही बात है। किसी को डाउट, दिक्कत, परेशानी तो बोलिए। हाँ, लगभग सभी बच्चों का करेक्ट है। कुछ एक दो को दिक्कत आ रही थी उसमें, तो देख लीजिए, वो अगर उनको दिक्कत आ रही है तो पूछ लीजिए। यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन बनाया है मैंने बोला ना, क्वेश्चन बहुत सारे हैं मेरे पास, क्वेश्चन खूब है मेरे पास, बस जब बेसिक क्लियर हो जाएगा उसके बाद फिर क्वेश्चन करिए आप जो भी करना चाहते हैं आप, इसीलिए जरूरी है। सही है बात? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बेटा जो पहले जो क्वेश्चन का आंसर देता है उसका नाम लेते हैं, वो तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे में तो सभी ने आंसर सही दिया है, तो मैं किस किस का नाम लूंगा, तो लगभग सभी ने आंसर सही दिया है, इसलिए वो बात नहीं कर रहे अपन। ठीक है, आइए चलिए, अब इस क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन की स्लाइड आपके पास पहुंच जाएगी, तो आप देख लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत, डाउट, परेशानी हो तो पूछ लीजिएगा। यस, बिल्कुल सही लिखा है, यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही है। चलिए आगे बात करें, आगे चलते हैं। 2-3 क्वेश्चन आपने बेसिक देखे होंगे इस तरह के। अब चाहे आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे काम करते हैं, थोड़ा सा बेटा, है ना, आ जाओ। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आ गया ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों को लिखना आ गया, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उसके बाद हम जो मेन पॉइंट पे आते हैं वो आता है, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना आता है मेरे पास, वहां पर वो आता है, दिस इज बोर क्लासिफिकेशन। बोर क्लासिफिकेशन, ये पढ़ के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में क्वेश्चन आया हुआ है और दोबारा फिर से आ सकता है, इसलिए ध्यान से सुन लेना। बोहर क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है बेटे बात? ठीक। अब बोहर क्लासिफिकेशन देखिए इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले हमने क्या सीखा, देखो 1 बाय 1 अपने दिमाग में सिनेरियो को बनाते चलो। कैसे बनाते चलो? सबसे पहले N और L कौन सी सबशेल एग्जिस्ट करेगी, कौन सी नहीं करेगी, ये हम लोगों ने सीखा। फिर उसके बाद एनर्जी लेवल के बेसिस पर, N+L रूल के बेसिस पर कौन सा सबशेल कहां फिल होगा, ये हमने सीखा। फिर उसके बाद उस एनर्जी लेवल के बेसिस पर हमने क्या सीखा? एनर्जी लेवल के बेसिस पर हमने वहां पर कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा। कॉन्फ़िगरेशन लिखना जब हमें आ गया तो फिर हमें बोहर क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज बोहर डिवाइडेड ऑल द एलिमेंट्स इनटू 4 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोलिए साहब, सही है बात? अच्छा, कुमार का एक क्वेश्चन आया है, सर प्रेजेंट पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड तक हैं, तो 119 में ही चेंज करना पड़ेगा। अरे पीरियड अकोमोडेट हो सकते हैं बेटा, पीरियड तो आ सकते हैं। अब पीरियड का इशू नहीं है, इशू इसका है कि जब एस, पी और डी ब्लॉक आ गया और एफ ब्लॉक के लिए जगह नहीं बची तो उसको नीचे लिखा गया, और जब नीचे लिखा गया तो एक्सटेंडेड फॉर्म में उसको लाना पड़ा, क्योंकि
जो एफ ब्लॉक है उसका पीरियड नंबर तो 6 और 7 ही वही इंक्लूड हो गया, पर जब 8th पीरियड आप लेके आओगे तो वो भी इंक्लूड तो कर दोगे, पर उस एफ ब्लॉक के नीचे जी ब्लॉक को लाना पड़ेगा, तो वो इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाएगा, इतना मॉडिफाई करना पड़ेगा जिसकी हद नहीं है। बात 8th पीरियड या 7th पीरियड की नहीं है, बात है कि ब्लॉक ही नया आने वाला है, ब्लॉक ही नया आ जाएगा, और जो ब्लॉक ही नया आ जाएगा तो उसको तो रखने की जगह बहुत मुश्किल से बनानी पड़ेगी, कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक टेबल हो जाएगी और उसमें बहुत मॉडिफाई करने की जरूरत है। इसलिए प्रेफरेबल आंसर 121 गया है। मैं क्या बोल रहा हूं, प्रेफरेबल आंसर 121 गया है। और 121 प्रेफरेबल क्यों? नीट के अंदर हमेशा क्वेश्चन में प्रेफरेबल आंसर दिया जाता है, यह ध्यान रखना आप लोग, प्रेफरेबल आंसर दिया जाता है नीट के एग्जाम में, यह हमेशा ध्यान रखिएगा। यस, बिल्कुल अभिषेक सही बोल रहे हैं आप, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब आइए, तो बोहर क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहले बोहर डिवाइडेड ऑल द एलिमेंट्स, है ना जी भैया, बोहर डिवाइडेड all the elements into 4 categories। चलिए, तो बोहर ने सारे एलिमेंट्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, बिल्कुल 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। तो एक छोटी सी बात, ऑन द बेसिस ऑफ, यह भी लिखना जरूरी है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सीखेंगे नहीं, जब तक आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा नहीं, तब तक ये कंफर्म मान के चलिए कि आप बोहर क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन या उसका कॉन्सेप्ट सीख ही नहीं सकते। इसीलिए आपको पहले ये करवाना जरूरी था, ठीक है। तो जिसने वो डाउट पूछा था वो डाउट क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है बात। चलिए अब आइए, तो 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। सबसे पहले नंबर 1 इनर्ट गैसेस, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। इस बार नीट एग्जाम में आपको पता होगा मेन ग्रुप एलिमेंट से क्वेश्चन पूछा गया था, मेन ग्रुप एलिमेंट से क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए बोल रहा हूं किसी भी चीज को छोटा ना समझे, हर चीज को ढंग से पढ़ें। अगर आप यहां पर पढ़ने आए हैं तो प्रॉपर सिंसियरिटी के साथ ही क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन को पढ़े, थ्योरी को पढ़े, दिक्कत नहीं होगी, अदरवाइज आपको क्वेश्चन में दिक्कत हो सकती है, ध्यान रखना। और क्वेश्चन तो बेटा लेवल के चलेंगे यहां पर, अभी लेवल शुरू कहां किया है, अभी तो बेसिक चल रहा है, क्वेश्चन के लेवल तो अभी बढ़ेंगे। जेईई मेंस के क्वेश्चन लाएंगे अपन लोग बीच में, जेईई मेंस के क्वेश्चन रिपीट होते हैं नीट में, तो अपन को जेईई मेंस के क्वेश्चन भी करने हैं, नीट लेवल की भी करने हैं, बस इससे ऊपर जेईई एडवांस तक नहीं जाएंगे भाई, है ना, एडवांस में नहीं, अब सिर्फ इतने में रहेंगे, ठीक है ना बेटा। आ जाओ, तो इनर्ट गैसेस पहली कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी आती है मेरे पास नॉर्मल एलिमेंट्स, नॉर्मल एलिमेंट्स। एक छोटी सी बात और भाई, 15 क्वेश्चन आते हैं, 14 क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन आते हैं इनऑर्गेनिक के, मान लीजिए, तो एक क्वेश्चन की कोई गारंटी नहीं है। 15 क्वेश्चन आते हैं तो 14 क्वेश्चन अपने नोट्स में मिलेंगे, आप ये चेक कर लीजिएगा, बस 15वें क्वेश्चन की गारंटी नहीं है भाई, और नोट सफिशिएंट है, टेंशन मत लो, बहुत सफिशिएंट है। थर्ड कैटेगरी मेरे पास आती है नॉर्मल एलिमेंट्स के बाद ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और फोर्थ कैटेगरी हमारे पास आती है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये 4 कैटेगरी में बोहर ने एलिमेंट्स को डिवाइड किया था। तो 4 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बोहर ने 4 कैटेगरी में उसको डिवाइड कर दिया। पहला इनर्ट गैस, दूसरा नॉर्मल एलिमेंट, तीसरा ट्रांजिशन एलिमेंट, और चौथा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। सही है, अब उसको समझने के लिए समझिए एक छोटी सी बात, हमारे पास 3 तरह की शेल्स हैं, देख लो भैया जी, 3 तरह की, ठीक है बात, 3 तरह की शेल्स हैं। अब 3 तरह की शेल्स में क्या क्या होती है, कौन सी, देखिए, ये बोल दिया मैंने n, ये बोल दिया मैंने n-1, और ये बोल दिया मैंने n-2। ये 3 तरह की शेल्स की बात करूंगा मैं, 3 शेल्स। शेल की बात ध्यान रखना, शेल की बात कर रहे हैं, शेल दिमाग में बिठा के रखना, शेल, शेल के अंदर होती है सबशेल, सबशेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल, एंड ऑर्बिटल के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये ध्यान रखिए।
शेल में सब शेल में ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन। सही है बेटे बात? ठीक। अब आई इस वाली जो एन वाली शेल है, इसको बोलते हैं आप आउटर मोस्ट शेल, या फिर आप बोलते हैं अल्टीमेट शेल। ये आप बोलते हैं, ये आप बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल या फिर अल्टीमेट शेल। ठीक है बात? अरे बेटा 119 पर स्ट्रक्चर चेंज हो गया ना, वो ठीक है, पर प्रेफरेबल आंसर तब देना पड़ेगा ना जब पूरा मॉडिफाई हो जाएगा। पीरियड अकोमोडेट करने के लिए तो जगह है वहां पर पीरियड अकोमोडेट करने के लिए तो जगह है वहां पर किसी नए ब्लॉक को लाने के लिए जगह नहीं है। तो पूरा मॉडिफाइड तब होगा, चेंज तब करना पड़ेगा कि जब आपको 121 एटॉमिक नंबर आपके पास आएगा। क्योंकि आप समझिए ना बात की, एक छोटी सी बात है, सिंपल फिनोमिना है। मोस्ट प्रिफरेबल आंसर देना होगा, मोस्ट प्रिफरेबल। अगर मैं 121 नहीं देता ना, तो हो सकता था कि आपका आंसर 119 या 120 चला जाता। मना कहां कर रहे हैं? पर मोस्ट प्रिफरेबल भी तो इस दुनिया में कोई चीज होती है कि मोस्ट प्रिफरेबल आंसर। क्या वो केरला पीएमटी चल रहा है क्या कि सारे के सारे आंसर देके आओगे 5-6 ऑप्शन में, और क्या अपना अलग ऑप्शन बना के गोला भर के आओगे 4 के बाद 5वां, या चारों ऑप्शन में गोला भरोगे? तो मोस्ट प्रिफरेबल आंसर दे रहा है। समझ गया ना बात? इसीलिए तो ये एक एक क्वेश्चन वेरी करता है आप लोग। यही दिक्कत है कि आप उसके पीछे पड़ जाते हो, ये नहीं सोचते कि उसमें प्रिफरेबल आंसर क्या देना है मुझे। ठीक है, आ जाओ। अब देखिए इसको, ये n-1 को क्या बोलते हैं? पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट शेल n-1, दिस इज पेनल्टीमेट शेल। सही है बात? आ जाओ। अब पेनल्टीमेट शेल है, उसके बाद और अंदर चलेंगे तो बेटा और अंदर चलने के बाद ये आ जाएगा प्री पेनल्टीमेट। क्या आ जाएगा? प्री पेनल्टीमेट शेल। तो हम 3 शेल्स की बात यहां पर करेंगे, 3 शेल्स की बात यहां पर करेंगे। एन, ध्यान से देख लो, यहां पर बहुत सिंपल तरीका है। ये एन है बाहर वाली, ये n-1 है, और ये n-2 है। सही है? 3 शेल्स की बात कर रहे हैं, n-1 n-2। यहीं से कर लीजिए आप, बाद में पढ़ेंगे इसको, पहले इसी से समझ लेते हैं, लिखने की बात बाद में, पहले ये समझ लेते हैं, फिर 1 बाय 1 एग्जांपल लेके समझेंगे। तो देखिए 3 तरह की शेल्स है, n-1 n-2, अल्टीमेट, 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 पेनल्टीमेट, प्री पेनल्टीमेट। समझ लीजिए। ठीक? अगर सारी कंप्लीट है, ऑल शेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड, अगर सारी कंप्लीट है, ऑल शेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड, दैट इज इनर्ट गैसेस। इसको इनर्ट गैसेस का नाम दिया जाता है। सही है बात? ठीक। अब अगर मान लीजिए मैं बात करूं कि अगर ये जो अल्टीमेट वाली है एन वाली, ये अल्टीमेट वाली जो एन वाली है, अगर ये इनकंप्लीट है, ये इनकंप्लीट है, ये वाली इनकंप्लीट है, तो इसे बोलते हैं नॉर्मल एलिमेंट। अल्टीमेट शेल इज इनकंप्लीट नॉर्मल एलिमेंट। ठीक है? अगर अगर n और n-1 बाहर वाली दोनों इनकंप्लीट है, बाहर वाली दोनों इनकंप्लीट है, तो इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। अगर तीनों इनकंप्लीट है तो इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ध्यान से सुन लो, आप अच्छे से सुनिए, बात को अच्छे से समझिए। क्या बोला मैंने? तीन शेल्स, ये n, ये n-1, ये n-2, सारी कंप्लीट,
inert gas. All complete, all shells are completely filled, inert gas. ठीक, ये इनकम्प्लीट, बाहर वाली इनकम्प्लीट, नॉर्मल, बाहर वाली दोनों इनकम्प्लीट, ट्रांजिशन, बाहर वाली तीनों इनकम्प्लीट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट. बोलिए, सही है बात? बताइए यस और नो, यस और नो, जल्दी, क्विक. हांश, हाँ आशु, बहुत बढ़िया बेटा, जल्दी बोलिए. ये तीन बात समझ में आई कि नहीं आई? तीन बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बोलिए, तीन बात. बिल्कुल, इस बोहर क्लासिफिकेशन के बाद पढ़ेंगे हम लोग, इस बोहर क्लासिफिकेशन के बाद पढ़ेंगे हम पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक का आइडेंटिफिकेशन. अभी कॉन्फ़िगरेशन सीखा है ना, तो कॉन्फ़िगरेशन से सीधा सीधा ये पढ़ लेते हैं ताकि बात, हाँ बस, वेरी गुड. ठीक है, तो तीन याद हो गया होगा आप लोगों को, याद हो गया होगा भैया. सारी कंप्लीट इनर्ट गैस, बाहर वाली इनकम्प्लीट, नॉर्मल, दोनों इनकम्प्लीट, ट्रांजिशन, तीनों इनकम्प्लीट, सिंपल. ठीक है बात? चलिए अब बताइए आप, बहुत सिंपल सी बात है, सुनिए. तो अब इसके अंदर हम आगे बात करते हैं कि साहब अगर मैं बोलूं तो क्या क्या हो सकता है. अब एग्जांपल लेके बात करते हैं. हाँ बिल्कुल बेटा, सही बात है. प्री पेनल्टीमेट को एंटी पेनल्टीमेट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. बिल्कुल अभिषेक ने सही बोला है. अरे बेटा बताऊंगा, रिप्रेजेंटेटिव बताऊंगा, अभी तू बात सुन, थोड़ा शांति रखा करो. ये नहीं कि बस टाइप 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 चल रहा है, ये टाइप टाइप मत खेला करो, पहले बात को सुना करो, उसके बाद टाइप टाइप खेलेंगे अपन लोग. और जब टाइप टाइप करने की बात आती है ना, तब तुमसे टाइप होता नहीं है. सही है, यस, आ जाओ. चलिए तो देखिए, नंबर वन इनर्ट गैसेस, आ जाओ. नंबर वन इनर्ट गैसेस. इनर्ट गैसेस के अंदर देखिए, इनर्ट गैसेस के अंदर जो मैंने बोला था, ऑल शेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड, तीनों कंप्लीट. आइए बात करते हैं. जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगा NH2 NP6 इनर्ट गैसेस का, जहां पर मैं लिखूंगा एक्सेप्ट हीलियम, एक्सेप्ट हीलियम, और हीलियम क्या होगा 1s2. सही है बेटे? यस, वेरी गुड, क्लियर. तीन शेल्स सारी कंप्लीट, इनर्ट गैस, वेरी गुड. आ जाइए, NH2NP6 जनरल कॉन्फ़िगरेशन, हीलियम को एक्सेप्ट लिखना पड़ा क्योंकि उस फर्स्ट पीरियड में P नहीं होता है, 1P एग्जिस्ट करता ही नहीं है. सही है बात? बहुत बढ़िया. ठीक है, आइए एग्जाम्पल लेता हूं बेटा. आजो बेटा, नियॉन है, एटॉमिक नंबर 10 है मेरे बेटे. क्यों बच्चे 10 है? ठीक है. अब 10 के अंदर देखिए कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, 1s2 2s2 2p6, ये n बोल दिया. आउटर मोस्ट शेल, अल्टीमेट शेल, एक बड़ा है या दो? तो दो बड़ा है, 2 क्योंकि बड़ा है इसलिए उसको मैंने n बोल दिया. सही है, ठीक है. अब आइए, ये जो अंदर वाली है, दिस इज n-1. ये देखिए साहब n-1. अब देखिए नियॉन के अंदर ऑल शेल्स आर कंप्लीटली filled, all shells are completely filled, that is inert gases. तीन शेल्स, n है, n-1 है, n-2 है, सारी कंप्लीट इनर्ट गैस. सही है बात? ठीक. अब आइए सेकंड, आ जाइए, ध्यान से सुन लेना.
समझ लेना। पीछे स्लाइड पे जाओ, देख लो एक बार क्या चीज है, देख लीजिए। आ जाओ, कलर थोड़ा बदल लेते हैं, फिर बता देता हूं। ये n हो गया, ये n-1 हो गया बेटा, ये n-2 हो गया बेटा। अरे बेटा एक ही बात होती है रे, कितनी बार बोलूं यार। n अल्टीमेट आउटर मोस्ट शेल दोनों है। n-1 को पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं, n-2 को आप प्री पेनल्टीमेट भी बोल सकते हैं, एंटी पेनल्टीमेट भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है रे। उसमें क्या इतना सोच रहा है, क्या इतना टेंशन ले रहा है भाई? क्यों टेंशन ले रहे हो इतना? प्री पेनल्टीमेट को एंटी पेनल्टीमेट भी बोलते हैं, ये ले लिख देता हूं, ये ले, प्री पेनल्टीमेट ऑब्लिक एंटी पेनल्टीमेट, ये लो। अब तो लिख दिया, हो गया ना धमाधम। ठीक है, बड़ी टेंशन लेते हो तुम। मैंने इसको बोल भी दिया था भाई, प्री पेनल्टीमेट को एंटी पेनल्टीमेट भी बोलते हैं, तो भाई कर लेना उसको भाई, क्या दिक्कत आ रही है? कहां दिक्कत है बताइए? और जो दिक्कत होगी तो हम सॉल्व कर देंगे भाई, दोबारा बता देंगे, कौन सी बड़ी बात है? घर की बात है बेटे, घर से दूर घर जैसी बात है, क्या दिक्कत है? सही है, आ जाओ। ठीक है, अब देखिए यहां पर तो बेटा तीन तरह, प्री पेनल्टीमेट को एंटी पेनल्टीमेट भी बोलते हैं। चार पार्ट्स पे डिवाइड कर दिया बोहर ने एलिमेंट्स को। ठीक है, चार पार्ट में डिवाइड करने के बाद अब हम वन बाय वन बात कर रहे हैं। तो तीन शेल्स की बात चल रही है। मैंने बोला ऑल शेल्स आर कंप्लीट, कंप्लीट होते ही इनर्ट गैस बोल दिया। बाहर वाली इनकंप्लीट, मैंने नॉर्मल बोल दिया। दोनों इनकंप्लीट, ट्रांजिशन बोल दिया। अब तीनों इनकंप्लीट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोल दूंगा मैं, बस सिंपल। ठीक है, अब आगे चलो, आओ एग्जाम्पल देख रहे हैं। अच्छा, उस क्वेश्चन को एक बार और ले लेंगे अपन, बस उस क्वेश्चन को एक बार और ले लेंगे बाद में। ठीक है, बिल्कुल ओके। आइए, आ जाओ। ये आ गया इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का मतलब क्या हो गया साहब? ऑल शेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड, सारी शेल कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है, कंप्लीट फिल्ड है, इसका मतलब इनर्ट गैस की कैटेगरी में बोहर ने एलिमेंट्स को रख दिया। आइए पोल लगा लीजिए, टाइम बचता है। पोल अरे पोल का क्या चार डालेगा क्या यार बेटा? पोल लगा लेंगे पोल भी, कौन सी बड़ी बात है? टाइमर लगा देंगे, पोल लगा देंगे, और बोल और कैसे? तेरे को सुबह 6 बजे उठा भी देंगे हम, तू नाम दे देना, तेरे को 6 बजे सुबह उठा भी देंगे। ठीक है, आ जाओ। अब आइए सेकंड, इनर्ट गैस की बात। अब आइए मेन बात पर, मुद्दे की बात समझिए। नॉर्मल एलिमेंट्स, आ जाओ बेटे, नॉर्मल एलिमेंट्स। ठीक है, अब नॉर्मल एलिमेंट्स में देखें क्या बात हो। ये कमेंट आगे पीछे आ रहे हैं, तो अब हिंदी में पेनल्टीमेट को क्या बोलते हैं? हिंदी में उप उपांत्य कोश। और क्या बेटा, बहुत टिपिकल है हिंदी भी। उप उपांत्य कोश। यूट्यूब पे लाइव नहीं चल रहा है, पहली क्लास लाइव थी, उसके बाद यूट्यूब पे कुछ लाइव नहीं है। अब ये जो है ये सिर्फ हमारे आपके बीच में है सिर्फ। यस, बहुत सही, वेरी गुड, आ जाओ। बिल्कुल याद करवाने के लिए ही रिपीट कर रहा हूं, ताकि दोबारा पढ़ना ही ना पड़े। भैया एक ही बार ऐसा पढ़े कि दोबारा पढ़ना ही ना पड़े, रिपीट ही ना हो, कोई दिक्कत ही नहीं हो, धमाधम क्वेश्चन चलते रहे, धड़ धड़ क्वेश्चन चलते रहे, खतरनाक माहौल चलता रहे, बेहतरीन चलता रहे। अबे पीरियोडिक टेबल तो पढ़ ले बेटे, क्या पहले केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेगा क्या? आ जाइए नॉर्मल एलिमेंट में, एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं। आ जाइए नॉर्मल एलिमेंट में, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैंने लिया है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, एटॉमिक नंबर है 12 मैग्नीशियम। यस, वेरी गुड। मैग्नीशियम में कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, दिस इज 1s2, दिस इज 2s2, दिस इज 2p6 एंड दिस इज 3s2। मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन देख लिए। ठीक है, आइए अब देखिए यहां पर, तो मैग्नीशियम के अंदर क्या हुआ कि बेटा इसको मैंने N बोल दिया, बोल दूं
मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n बोला जाता है। ठीक, आ जाओ। इसके बाद मैंने ये n-1 बोल दिया, इसके बाद मैंने ये n-2 बोल दिया, अल्टीमेट हो गया, पेनल्टीमेट हो गया, प्री पेनल्टीमेट हो गया। अब चेक कर लेते हैं, चेक कर लो। ठीक है, चेक कर लो, देखिए कैसे। आ जाओ। नॉर्मल एलिमेंट का मतलब आउटर मोस्ट शेल इनकंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल इनकंप्लीट है, देखते हैं, चेक करते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल कौन सी है? थर्ड शेल। थर्ड शेल में 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, परंतु थर्ड शेल में क्योंकि 3p भी होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए ये इनकंप्लीट बोली जाती है। बोलिए साहब, ठीक है बात। अब ये इनकंप्लीट हो गई n वाली, एंड रेस्ट ऑफ ऑल द इनर शेल्स आर कंप्लीट। 3 है, ये इनकंप्लीट है, ये इनकंप्लीट है, n वाली इनकंप्लीट, n वाली इनकंप्लीट, तो नॉर्मल एलिमेंट, बाकी अंदर वाली सब कंप्लीट। आ जाओ। तो ये हो गई रेस्ट ऑफ ऑल द इनर शेल्स आर कंप्लीट, कंप्लीटली फेल्ड। तो देखिए, ऐसे एलिमेंट्स जिनकी आउटर मोस्ट शेल इनकंप्लीट होती है बट अंदर की शेल, इनर शेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड, नॉर्मल एलिमेंट बोला जाता है। ठीक है बात। आइए अब देखिए, तो ये इनकंप्लीट, ये कंप्लीटली फिल्ड हो गई, ऐसे एलिमेंट्स को नॉर्मल एलिमेंट बोलेंगे। इसका मतलब इसके अंदर अगर p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, 3s2 3p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो वो इनर्ट गैस बन जाएगा। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, व्हाट इज द नॉर्मल एलिमेंट? ऑल, हम लिख सकते हैं ऑल s and p ब्लॉक एलिमेंट्स all S and P block elements except inert gases are normal elements. देखिए सर, सही है बेटे। ठीक, तो देखिए जितने भी एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट है, इनर्ट गैसेस को छोड़कर सबको नॉर्मल एलिमेंट की कैटेगरी में रखा गया है। सही है बात, बिल्कुल ठीक। ठीक, आ जाओ। अब एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, तो एक पी ब्लॉक का एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। आ जाओ। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, बोले तो n, बोले तो n-1, बोले तो ये इनकंप्लीट आउटर मोस्ट शेल, इनकंप्लीट आउटर मोस्ट शेल, और जो ये वाली अंदर वाली है वो कंप्लीट है। मतलब अल्टीमेट शेल इज इनकंप्लीट, अल्टीमेट शेल इज इनकंप्लीट बट आउटर मोस्ट शेल, अल्टीमेट शेल आउटर मोस्ट शेल इनकंप्लीट बट ऑल द इनर शेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड। इन्हीं को बोला जाता है नॉर्मल एलिमेंट्स। ठीक है बात, आ जाओ। ठीक, इसका मतलब मुझे कॉन्फ़िगरेशन बनाना है जनरल। क्या बनाना है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें एस ब्लॉक भी आए, जिसमें पी ब्लॉक भी आए, जिसमें एस ब्लॉक भी आए, जिसमें पी ब्लॉक भी आए, पर उसमें इनर्ट गैस ना हो। ठीक है बात, बिल्कुल। आ जाओ। तो एस ब्लॉक आए और पी ब्लॉक भी आए, तो देखिए एस ब्लॉक लाने के लिए NS1 से लेकर 2, दिस इज एस ब्लॉक। अगर एस में 1 है, अगर एस में 1 है तो एल्कली मेटल्स आ गया, अगर एस में 2 है तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आ गया, तो एस ब्लॉक तो कंप्लीट हो गया। अब आइए एनपी में आ जाओ। अब मुझे एस ब्लॉक के साथ साथ पी ब्लॉक भी लेके आना है। ठीक है, एस ब्लॉक के साथ साथ मुझे पी ब्लॉक भी लेके आना है। ठीक है, अब पी ब्लॉक लेके आते हैं। आइए, तो पी ब्लॉक के अंदर हम लिखूंगा कि यहां पर एस के अंदर 1 से लेकर 2 है, तो पी के अंदर
हम लिखते हैं 0। देखिए, जब P में 0 हुआ, जब P में 0 हुआ तो मतलब S ब्लॉक आ गया, और जब मुझे P लेकर आना हुआ तो देखिए 0 से लेकर 5, ठीक है, तो NS1 से 2, NP0 to 5। तो जब P में 0 इलेक्ट्रॉन है, P में 0 इलेक्ट्रॉन है तो S ब्लॉक हमारे पास आ जाएगा। और जब P में 1 इलेक्ट्रॉन शुरू हो गया तो P1 हुआ तो बोरोन, P2 हुआ तो कार्बन, P3 हुआ तो नाइट्रोजन, P4 हुआ तो ऑक्सीजन, P5 हुआ तो हेलोजन फैमिली, और P6 होगा नहीं क्योंकि इनर्ट गैस को मैंने छोड़ दिया है। बोलिए साहब, समझ में आ गई बात? इनर्ट गैस को मैंने छोड़ दिया क्योंकि लिखा था ऑल एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस। ये लिखा है ऑल एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस आर कॉल्ड नॉर्मल एलिमेंट्स। ठीक है बात? ओके, ठीक, आगे चलते हैं थोड़ा सा। आइए, अब नॉर्मल एलिमेंट के बाद देखिए तीसरी बात क्या आती है, समझिए। नॉर्मल एलिमेंट के साथ साथ अब क्या दिक्कत पता है क्या हुई, कि यहां पर मुझे लगता है कि अब जो वो क्वेश्चन आया था मेन ग्रुप एलिमेंट और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ठीक है ना, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक, आ जाओ। तो अगर मान लीजिए मैं बोल रहा हूं रिप्रेजेंटेटिव, या फिर मेन ग्रुप एलिमेंट, आ जाओ। तो रिप्रेजेंटेटिव या मेन ग्रुप एलिमेंट, पहली बात तो ये दोनों बात एक ही है। रिप्रेजेंटेटिव और मेन ग्रुप एलिमेंट ये दोनों बात सेम होती है, पहली बात तो, ठीक है। अब ये दोनों बातें सेम है पर नॉर्मल एलिमेंट से अलग है, पर क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है और मेन ग्रुप के बारे में आ भी चुका है तो फिर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब दोनों में डिफरेंसेस देख लेना, बहुत अच्छी बात, सिंपल सी बात कर रहा हूं। देखिए, मैं यहां पर लिख रहा हूं ऑल एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेटिव या फिर मेन ग्रुप एलिमेंट। जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर देना है भैया, ध्यान रखना। जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर देना है, ध्यान रखिएगा। अब सुन लो, सिंपल सी बात बता रहा हूं, एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ठीक है। क्या चीज है, देखिए, अगर आपसे पूछे कि नॉर्मल एलिमेंट्स, तो इनर्ट गैस को छोड़ दो, इनर्ट गैस को छोड़ दो, पहली बात। अब अगर आपसे पूछे रिप्रेजेंटेटिव या मेन ग्रुप, अगर आपसे पूछे रिप्रेजेंटेटिव या मेन ग्रुप, ये आपसे पूछे, तो फिर एक ही काम करना है, इनर्ट गैस को जोड़ दो। ठीक है ना बात, समझ गए बात? देख लो, नॉर्मल एलिमेंट पूछा जाए तो इनर्ट गैस को हटा दो, छोड़ दो, और रिप्रेजेंटेटिव या मेन ग्रुप पूछा जाए तो इनर्ट गैस को जोड़ दो। बोलिए, सही है बेटे बात? बिल्कुल, हां। इसी वजह से ये दो बातें अलग अलग बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है बात? ठीक है। अब देखिए, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। देखिए, मैं आपको बहुत बार बोला हूं, नीट के अंदर प्रेफरेबल आंसर देना पड़ता है, अपनी मर्जी से क्वेश्चन या आंसर नहीं बनता है, ठीक है। अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बनता है, प्रेफरेबल आंसर देना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए, प्रेफरेबल आंसर का मतलब क्या हो गया, कि अगर नॉर्मल एलिमेंट का क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट्स आर नॉर्मल एलिमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर
विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट्स आर नॉर्मल एलिमेंट। तो इनर्ट गैसेस को छोड़ दो तो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट नॉर्मल एलिमेंट है। पर अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या मेन ग्रुप एलिमेंट्स, तो फिर आप क्या करोगे? इनर्ट गैस को जोड़ दोगे और आंसर दे दोगे। ये बात क्लियर है? ये बात ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ये बात गलती मत करना, ठीक है? गलती नहीं करना, ये बात ध्यान रखिएगा। दोनों में डिफरेंस है बेटा, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। आ जाओ, ठीक। अब ये बात समझ में आ गई होगी आपको। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आइए नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। अच्छा एक बात और, क्या बोला था मैंने बोर क्लासिफिकेशन में? क्या बोला था मैंने? कितनी शेल से? आंसर दो। जितने बच्चे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आंसर दीजिए। कितनी शेल से? कितनी शेल की बात कर रहा हूं? कितनी शेल्स की बात कर रहा हूं? कितनी शेल की बात कर रहा हूं? आंसर दीजिए जल्दी। सही है? कितनी शेल की बात कर रहा हूं? 3। यस। अल्टीमेट, पेनल्टीमेट, प्री पेनल्टीमेट। सही है बात। अगर सारी शेल कंप्लीट है, सुन लो, सारी शेल कंप्लीट है, इनर्ट गैस, ये वाली इनकंप्लीट है, एन वाली इनकंप्लीट है, तो नॉर्मल एलिमेंट। ये दोनों इनकंप्लीट है तो ट्रांजिशन एलिमेंट। तीनों इनकंप्लीट है तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। बात आती है कि सर ये क्यों कर रहे हैं हम लोग? बात आती है कि ये क्यों कर रहे हैं हम लोग? अरे भैया, बोहर को एलिमेंट का पता करना था कि कौन से एलिमेंट को किस कैटेगरी में रखा गया है और किस कैटेगरी में भेजना है। तो बोहर ने अपनी डेफिनेशन से उन एलिमेंट्स की कैटेगरी को डिवाइड किया था, इसलिए पता कर रहे हैं। और क्या पता करेंगे यहां पर? ये कोई परचूने की दुकान है क्या कि पता करेंगे बिस्किट कहां रखा है, तेल पानी शक्कर कहां रखा है? पता क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बोहर को कैटेगरी में डिवाइड करना था कि इस एलिमेंट को इसमें रखा जाएगा, इसको इसमें रखा जाएगा, इसको इसमें। ये अरेंजमेंट होता है, ये रीअरेंज करने का तरीका होता है। जैसे रूम जो होता है, अपना रूम, वो बिखरा हुआ रहे तो बेकार है ना, पर सिस्टमेटिक वे में रहे तो बहुत अच्छा लगता है, और बहुत अच्छा लगता है। यही सिस्टमेटिक वे बोहर ने वहां पर एलिमेंट्स को डिवाइड करके किया है। आ जाओ यहां पर। बिल्कुल, वेरी गुड। धमाधम क्या कमेंट आए हैं, धम कमेंट आ रहे हैं। 3 3 3। बट सिंपल सी बात है, अल्टीमेट, पेनल्टीमेट, प्री पेनल्टीमेट, डेफिनेशन याद ही हो गई यहां पर। अब आइए थर्ड नंबर पे क्या बात करते हैं? थर्ड नंबर आ जाओ। थर्ड नंबर, दिस इज द ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, आ जाओ बेटा। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? जल्दी बोलिए। ट्रांजिशन एलिमेंट जिसमें बाहर वाली दोनों इनकंप्लीट हो बेटे, बाहर वाली दोनों इनकंप्लीट, दिस इज द ट्रांजिशन एलिमेंट। और बाहर वाली दोनों कौन है? एन और n-1। तो मैं क्या लिख सकता हूं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें अल्टीमेट मतलब हो गया n, एंड पेनल्टीमेट जिसमें हो गया n-1। शेल्स आर incomplete either in ground state or in an ionic state। ये लो साहब, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। सही है बात? बिल्कुल सही है। बता दीजिए, बाहर वाली दोनों इनकंप्लीट है तो ट्रांजिशन एलिमेंट उसको बोला गया है। दोनों इनकंप्लीट, दिस इज द ट्रांजिशन एलिमेंट। सिर्फ बाहर वाली इनकंप्लीट, दिस इज द नॉर्मल एलिमेंट। सारी कंप्लीट, दिस इज द इनर्ट गैसेस। इन कैटेगरी में उसने बोहर ने डिवाइड किया था। तब आप लोगों को पता चला है कि ये ट्रांजिशन है, ये इनर्ट ट्रांजिशन है, ये इनर्ट गैस है। बोहर नहीं होता तो आपको पता भी नहीं चलता, सारे एलिमेंट ऐसे अस्त व्यस्त होते। तुम स्वस्थ हो क्योंकि एलिमेंट व्यस्त है, इसीलिए तुम स्वस्थ हो। सही है बेटे बात? आ जाओ। अब देखिए, आइदर इन ग्राउंड स्टेट, एक बड़ी बात लिखी है, और आयनिक स्टेट, ये बड़ी बात है। तो बाहर वाली दोनों इनकंप्लीट होनी चाहिए। ग्राउंड स्टेट पे नहीं तो आयनिक स्टेट पे इनकंप्लीट होनी चाहिए, पर इनकंप्लीट होनी ही चाहिए। अगर इनकंप्लीट है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। जैसे एग्जांपल लेके बात करता हूं, आ जाओ। यहां पर तो मैं जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, एग्जांपल इधर ले रहा हूं भैया, ठीक है? एग्जांपल लेके बात करते हैं, आ जाइए। अगर मैं एग्जांपल लेके बात करूं तो मैंने यहां पर क्या किया? मैंने मैग्नीज लिखा है। मैग्नीज के एटॉमिक नंबर बोल दो बेटा, जल्दी से आंसर दीजिए। मैग्नीज के एटॉमिक नंबर बताइए जल्दी।
कमेंट करके लिखिए सब लोग, धमाधम धमाधम लिखते जाइए, कमेंट करके लिखिए कितना है मैग्नीज का एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीज इन द पीरियोडिक टेबल। धमाधम लिखिए। यस, जल्दी कमेंट। आज थोड़ा लेट आ रहे हैं, थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू है, कमेंट लेट आ रहे हैं इसीलिए। यस, जल्दी 2 + 5 खटाखट एटॉमिक नंबर। अरे भैया जो ये जो एटॉमिक नंबर 12 और ये सब लिख रहा है ना, अबे सुधर जाओ, अब तो सुधरो, कहां कहां बिगड़ के आए हो। 25 एटॉमिक नंबर मैग्नीज, ठीक है। आ जाओ, अब देखिए इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। आ जाओ, मैंने बोला 1s2, हमने बोला 2s2, हमने बोला 2p6, फिर बोला 3s2, फिर बोला 3p6, फिर बोला 3d5 और फिर बोला 4s2। दिस इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीज 25 नंबर। सही है बात? कमेंट रुकने नहीं चाहिए, एटॉमिक नंबर लिखते जाइए। वो जितने भी फालतू कमेंट कर रहे हैं सब दबा देंगे हम लोग इस दुनिया में आके, सब खत्म कर देंगे। अभी फालतू लोगों की कोई जगह नहीं है हमारी क्लास में, भाग जाएंगे यहां से। बस कमेंट करते जाइए, आप ऑटोमेटिक निकल लेंगे वो, जैसे कि पिछली क्लास में निकल गए थे। आइए तो मैग्नीज पे देखिए, दिस इज दी एन, दिस इज द अल्टीमेट शेल, दिस इज द अल्टीमेट शेल। अल्टीमेट शेल को चार नंबर, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिस इज द अल्टीमेट शेल। एन बोल दिया मैंने। अब इसके अंदर वाली को, इस पूरी अंदर वाली को मैंने n-1 बोल दिया। ये लो, यस, वेरी गुड, बिल्कुल। अब बताइए यहां पर अगर मैं बोलूं इस n को, तो ये n क्या है? शेल। हमेशा शेल की बात कर रहे हैं हम। शेल के अंदर सबशेल होती है, सबशेल देखना पड़ेगा, ठीक है। आ जाओ, सबशेल देखना पड़ेगा। तो यहां पर सबशेल देखा तो आपको पता होगा 4s के साथ 4p खाली पड़ा है। भाई फोर्थ शेल में 4s तो है, 4p खाली पड़ा है, सही है बात? और 4p खाली पड़ा है, एक मिनट, यस, 4p खाली पड़ा है। इसका मतलब ये हो गया इनकंप्लीट बेटे, दिस इज द इनकंप्लीट, अल्टीमेट शेल इज इनकंप्लीट। अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं n-1 को भी देखूं, तो n-1 को देखता हूं। और n-1 को देखा तो 3s2, 3p6, 3d5, और 3d5 को देखा तो d के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर 10 होते तो फुली फिल्ड होता, 5 है तो हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड है तो मैं कंप्लीट नहीं बोल सकता, तो मैंने बोला इसको इनकंप्लीट। और इनकंप्लीट बोला, इसका मतलब देखिए दोनों की दोनों, बाहर वाली दोनों इनकंप्लीट है। दैट मीन्स मैग्नीज इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि इसकी बाहर वाली दोनों इनकंप्लीट है, बाहर वाली दोनों शेल इनकंप्लीट है, इसीलिए मैंने मैग्नीज को ट्रांजिशन एलिमेंट बोला है। मैग्नीशियम नहीं बोला था मैंने, मैग्नीज बोला था। यस, बताइए बात समझ में आ गई? कोई बात नहीं देवांशु, मैग्नीशियम सोच रहा था तो मैंने लिखा तो मैग्नीज था ना बेटा, तो बोर्ड पे ध्यान तो दे, कि स्क्रीन पे ध्यान तो दे। Mg और Mn में तो बहुत डिफरेंस होता है, मैग्नीज और मैग्नीशियम में बहुत डिफरेंस होता है। आप स्क्रीन पे देखें, बैठ के पढ़ रहे हैं तो कंसंट्रेशन के साथ देखिए ना थोड़ा सा। बिल्कुल, कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा। तो देखिए अब क्योंकि समय सीमा देखिए समाप्त हो चुकी है, समय खत्म हो चुका है, तो हम इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे, बोहर क्लासिफिकेशन को आगे बात करेंगे। अभी तक का पीडीएफ जो भी है आपके वो पास आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, अच्छे से बात हुई होगी, और जहां कहीं पर भी डाउट हो गया है उस डाउट को हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है बेटा। तो बाकी बात करेंगे नेक्स्ट टर्न पर, बाकी बात है नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, सैल्यूट।